नमस्कार, आदाब, मैं शहरी यासिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। कांग्रेस और बीजेपी के सांसदों के बीच जमकर नारेबाजी। पवन खेड़ा बोले देशद्रोहियों को भगाएंगे। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद। सड़कों पर उतरी बीजेपी। कांग्रेस बोली यह ड्रामा। बंगाल शहर मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा इस रफ्तार से अगला चुनाव आ जाएगा। ट्रिब्यूनल के कामकाज का मांगा डेटा। लाल किले से वंदे मातरम का नारा लगाना एक ऐतिहासिक पल। एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का किया स्वागत। छात्र आंदोलन के बीच मायावती की जिंदगी से अपील। कहा षड्यंत्र से रहें दूर। चलती स्कूल बस में लगी आग। ड्राइवर की सूझबूझ से बची 17 बच्चों की जान। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता विनाशकारी भूकंप से हाहाकार। 132 की मौत। 5 शहरों में अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मानसून सत्र 2026 खत्म होने वाला है और अभी भी पक्ष विपक्ष के बीच तकरार जारी है। संसद परिसर में सरकार और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर और उसके पीछे पड़े हुए हैं। तीखी बहस देखने को मिल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधा है। पवन खेड़ा ने कहा है कि ये अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले हैं, ये गुलाम हैं अमेरिका के, जैसे अमित शाह भागे हैं, ये सभी भागेंगे। हमारी सरकार आने दो, जब तक कांग्रेस जिंदा है ऐसे देशद्रोहियों को भगाएंगे। जैसे अमित शाह को भगाया वैसे ही इन सबको भगाया जाएगा। वहीं डिम्पल यादव ने कहा है कि हम चाहते हैं कि दोनों मुद्दों पर चर्चा हो। गृह मंत्री सदन में आए और आरटीआई से पता चला है कि 10 बच्चों पर पैलेट गन चली है, मतलब सरकार झूठ बोल रही थी। साथ ही बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के निर्देश पर हेमंत सोरेन ने झारखंड के युवाओं पर लाठीचार्ज कराई। कटीले तार लगाए गए हैं। साथ अन्याय अत्याचार ये कांग्रेस जेएमएम की सरकार में हुआ। 2 हफ्तों से सड़कों पर उतरे युवा, बारिश हो गर्मी हो सब में बैठे अपने न्याय के लिए, लेकिन बदले में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या दिया? लाठियां बरसाई, कंटीली तारें लगाई और अंधेरे में भी उनको भगा भगा कर मारा। झारखंड के युवाओं को ये राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन के निर्देश पर हुआ। क्या राहुल गांधी जी ने दिल्ली से हेमंत सोरेन जी को ये कहा था कि झारखंड के युवाओं पर लाठियां चलाओ, उनके साथ न्याय मत करवाओ? कहीं ना कहीं दिल्ली में तो वो युवाओं के लिए आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन झारखंड में युवाओं को न्याय नहीं दिलाते। दिल्ली में सदन को नहीं चलने देते क्योंकि झूठ की दुकान बनकर कांग्रेस पार्टी रह गई है। सदन में गतिरोध जारी है और बाहर आकर केवल ये प्रदर्शन करके हेडलाइन देके चले जाते हैं। जब गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इन्होंने बार बार अपना गोल पोस्ट चेंज किया है। कभी नीट पे चर्चा, कभी मंत्री का इस्तीफा, कभी गृह मंत्री का जवाब, कभी पीएम से माफी। क्या चाहते हैं? ये चर्चा कभी चाहते ही नहीं थे, ये केवल सुर्खियों में बने रहना चाहते थे। आज देश ने इनका असली चेहरा देखा है कि जब कांग्रेस शासित राज्यों में पेपर लीक होता है तो उन मंत्रियों को सम्मानित कर दिया जाता है, पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता है और दूसरी ओर युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई जाती, जहां कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की सरकारें। सर, राहुल गांधी, आपको क्या लगता है राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की मिलीभगत है या राहुल गांधी को हेमंत सोरेन से कुछ डर है? मैं इतना कहता हूं। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी जेएसएससी छात्रों का आंदोलन का दायरा बढ़ता जा रहा है। छात्रों के कल विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस एक्शन के विरोध में और छात्रों की मांगों के समर्थन में बीजेपी आज पूरे राज्य में बंद का आह्वान बुलाई है। बंद को देखते हुए रांची की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एहतियातन स्कूल तक बंद कर दिए गए। किसी तरह के असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही ड्रोन कैमरे की मदद भी ली जा रही है। वहीं साथ ही जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा है कि झारखंड के छात्रों के साथ वार्ता हो चुकी है, जिसमें कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के मंत्री शामिल थे। छात्रों की 98% मांगे मान ली गई हैं। केवल 2% मांगे हैं जो सरकार के दायरे में नहीं है। छात्र मान गए थे, लेकिन भाजपा छात्रों को उकसा रही थी। आखिर उस पर क्यों चुप्पी साधी हुई है? देखिए, कोई चुप्पी नहीं साधी हुई है। झारखंड के छात्रों के साथ वार्ता हो चुकी है और उस वार्ता में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के मंत्रीगण शामिल थे और उसमें छात्रों ने की 98% मांगे मान ली गई है। सिर्फ 2% मांग है जो कि सरकार के दायरे में ही नहीं है। आपको पता होगा कि बाकी कई एग्जाम्स उन्होंने रद्द करा दिए उनकी मांग पे। सीजीएल का जो रद्द करने की मांग कर रहे हैं वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश से वो हुआ था और उसमें बहुत लोग नौकरी कर रहे हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, वो उनका स्कूल का फीस भरना है, बुजुर्गों का ट्रीटमेंट करना है। अगर इनके कहने पे, एक तो उनके हाथ में है ही नहीं, वो तो उनके दायरे में ही नहीं आता है रद्द करना।
अगर कर देंगे तो बहुत सारे युवाओं के साथ अन्याय भी होगा। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इसे भी देखेंगे, लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए। बाकी छात्रों तो मान गए थे, लेकिन भाजपा खुद छात्रों को उकसा रही है कि तुम जाओ, प्रोटेस्ट करो। आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल छात्रों के प्रति इतने संवेदनशील है कि 8 बैरिकेड तोड़ा छात्रों ने। उन्होंने उन पर कुछ भी बल प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उनका सख्त निर्देश था कि छात्रों के साथ किसी भी तरह का बल प्रयोग न हो। आपने देखा यहाँ पार्लियामेंट आने लगे बच्चे तो किस तरह से लाठी चले, उनपे कितने लोग घायल हुए थे। दिल्ली में कितने पैलेट गन छोड़े गए और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वहां ऐसा कुछ नहीं किया गया। 8 बैरिकेड तोड़ने के बाद जब विधानसभा में प्रवेश कर रहे थे, उस समय शायद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, बहुत मामूली, लेकिन वो भी दुर्भाग्यजनक है। इसकी भी माननीय मुख्यमंत्री जी को खेद है इसका भी, कि वो भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन पुलिस अपना काम करती है, क्योंकि मान लीजिए राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, सीएम आवास या पार्लियामेंट भवन, विधानसभा को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, होम डिपार्टमेंट की होती है। इसलिए शायद थोड़ा बहुत बल प्रयोग तब हुआ जब विधानसभा के अंदर जाने की कोशिश हो रही थी। छात्रों के साथ पूरी सहानुभूति राज्य सरकार की है। वो उनसे अपील करते हैं कि वो शांत हो जाए, उनका हर मांग उनकी पूरी करेंगे माननीय लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री। डिस्कशन होगा, यहाँ पर जो मांग कर रहे थे आप लोग कि अमित शाह जवाब दे, जी। और वो खुद नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर संसद में गतिरोध बना हुआ है। दोनों सदनों की कार्यवाही रोज बाधित हो रही है, आज भी बाधित हुई है। उनके संसद में बयान देने की कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों की मांग को मानते हुए कल किरण रिजिजू ने बताया था कि शाह सदन में विस्तार से जवाब देने को तैयार हैं। हालांकि कल गृह मंत्री का बयान नहीं हो पाया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आज उनका बयान हो पाएगा। इसको लेकर अब शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा है कि गृह मंत्री को सदन में आना ही पड़ेगा। ये जनता की ताकत है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको तो इस्तीफा देना चाहिए। अगर कोई दूसरा कांग्रेस का मंत्री होता तो अब तक आप इस्तीफा ले लेते हैं। हो गया। लास्ट मंथ की प्रोटेस्ट को लेकर आज हाउस एड्रेस करेंगे। बीजेपी बोल रही है कि डिस्टर्ब ना करे अपोजिशन हाउस को। क्यों? किस तरीके से देख रहे हो? डिस्टर्ब क्यों ना करें? अमित शाह आने वाले हैं। अफवाह है ये लोग अफवाहें फैलाते हैं। अमित शाह ने अगर आने का मन बनाया है तो क्या मेहरबानी कर रहे हैं क्या देश पर, लोकतंत्र पर, संसद पर? आपको आना ही पड़ेगा। ये जनता की ताकत है। जिस तरह से आपने जंतर मंतर पर बच्चों पर गोलियां चलाई, पैलेट गन, टीयर गैस छोड़ा है, बहुत कुछ किया है, अत्याचार, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको तो इस्तीफा देना चाहिए। अगर कोई दूसरा मंत्री होता कांग्रेस का तो इस्तीफा ले लिया होता ये लोगों ने। शिवराज पाटिल साहब ने सिर्फ एक बार कपड़े बदले क्या वहां वो बम फुट के जाकर आपने इस्तीफा ले लिया उनका। और आपने बच्चों पर इतना अत्याचार किया है, मारा है बच्चों को, टीयर गैस छोड़ा है, तो आप क्यों बैठे हो? आप कौन है? आप भगवान है क्या? कौन है आप? आपको भी एक बच्चा है। झारखंड का प्रदेश भी जो है वो भी वायलेंट हो गया, वहां पर भी देखिए अभी पूरे देश में ये होगा। यहां वायलेंट हो गया। जनता खास करके युवा जिस तरह से विद्रोह पर उतर आई है, तो ये सरकार को जाना पड़ेगा। जो भी जहां भी किसी भी राज्य में सरकार जनता के खिलाफ काम करेगी, युवाओं के खिलाफ काम करेगी, वहां की युवा सड़क पर आएंगे और अब उनको रोकना नामुमकिन है और मुश्किल भी है। सर, जंतर मंतर में जो कुछ भी हुआ, गृहमंत्री का इस्तीफा आप मांग रहे हैं। झारखंड में आंदोलनरत छात्रों को भी बल प्रयोग किया गया, वहां पे किसका इस्तीफा मांग गया? देखिए झारखंड में अगर ये हुआ है तो जिम्मेदारी वहां के मुख्यमंत्री की है। अगर वहां के जो विपक्ष के लोग हैं वो इस प्रकार की मांग करते हैं तो उसके ऊपर हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की उस याचिका पर सुनवाई की जो पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा है कि जो ट्रिब्यूनल उसके आदेश पर बनाए गए थे, अब उनके कामकाज पर नजर डालने का समय आ गया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर इन ट्रिब्यूनल का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं है तो उनके काम करने के तरीके में बदलाव किया जा सकता है। इसको लेकर अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के एसआईआर पर फैसले पर कहा है कि बंगाल में एसआईआर के कारण चुनाव आयोग के मुताबिक 27 लाख लेकिन असल में 34 लाख आम लोग
वोट देने के अधिकार से वंचित हैं। बंगाल हाईकोर्ट जज ने खुद स्वीकार किया है कि जिस रफ्तार से केस का फैसला होता है उसमें कम से कम 21 साल लगेंगे, जिससे पूरा परिवार बेहाल होता है। अगर लिस्ट में नाम ना हो तो राशन बंद हो जाता है, कोई लाभ नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या ऑर्डर दिया है? देखिए, मैं तो चाहता हूं कि सिर्फ मैं ही नहीं, आप सब मिलके ये मुद्दा उठाइए। अगर मीडिया वालों की तरफ से प्रयास करना जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप अगर आवाज उठाने से ये आवाज ज्यादा असरदार होते हैं। आप सोच सकते हैं कि बंगाल में एसआईआर की चलते फिलहाल चुनाव आयोग के मुताबिक 27 लाख, लेकिन असलियत में 33 से 34 लाख आम लोगों को वोट देने के अधिकार और नहीं बचे, सारे वंचित हो चुके हैं। और तो और बंगाल के हाईकोर्ट की जज खुद ये स्वीकारते हैं कि जिस रफ्तार से ये डिस्पोजल ऑफ केस, मतलब ट्राइब्यूनल केस की फैसला करते हैं, ये खत्म होते होते आज की तारीख के मुताबिक, इस रफ्तार के मुताबिक मान लीजिए 21 साल लगेगी। तो मान लीजिए 21 साल तक अगर इंतजार करना जरूरी होते हैं किसी वोटर को, तो सिर्फ वोटर ही नहीं, सारे परिवार इसके चलते सारे परिवार की बेहाल हालत बनते हैं। कैसे? बंगाल में क्या होते हैं, अगर वोटर लिस्ट में नाम न रहे, राशन बंद, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बंद, जमीन खरीद बेचना बंद, घर के लिए पैसा देना बंद, और तो और बच्चों को नीट की परीक्षा में। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने गांव में सरकारी विद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू करने का ऐलान किया। अभिजीत दीपके ने अभिभावकों से बुनियादी सुविधाओं का सामाजिक ऑडिट कराने और सरपंचों से स्कूलों की स्थिति सुधारने की जिम्मेदारी उठाने की अपील की है। सीजेपी अभियान 15 अगस्त से शुरू करेगी। उसने नागरिकों, अभिभावकों और गांव के नेताओं से मिलकर ग्रामीण शैक्षणिक ढांचे की अपेक्षा को दूर करने की अपील की। अभिजीत दीपके ने कहा है कि वो महाराष्ट्र के हिंगोली स्थित अपने गांव से इस पहल की शुरुआत करेंगे और वहां के सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के अनुरोध के साथ गांव के सरपंच से संपर्क करेंगे। दीपके ने कहा है कि 15 अगस्त हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन पिछले 80 सालों में अगर किसी चीज़ की सबसे अधिक अपेक्षा हुई है या उसे नज़रअंदाज किया गया है तो वो हमारे गांव के सरकारी स्कूल हैं। वहीं आज़ादी के दिन 2026 में लाल किले की प्राचीर से पहली बार वंदे मातरम गाए जाने पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आज कहा है कि ये वाकई ऐतिहासिक है। ऐसा आयोजन पहली बार होगा, ये सभी नागरिकों के लिए बहुत गर्व की बात है और हम इसका स्वागत करते हैं। अनगिनत सेनानी वंदे मातरम का नारा लगाते हुए फांसी पर चढ़ गए। उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। हमारी आज़ादी आसानी से नहीं मिली। उन नायकों ने इसी नारे को लगाते हुए फांसी के गले लगाया है। ये तो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक क्षण होगा। हमारे देश के आदरणीय यशस्वी एवं लोकप्रिय प्रधानमंत्री इस बार लाल किले से वंदे मातरम कहेंगे। ये पूरे देशवासियों के लिए फ़ख्र और गर्व की बात है और इसका हम स्वागत करते हैं। ये देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति एक ऊर्जा और प्रेरणा देने वाला एक ऐतिहासिक क्षण। लाल किल्ल्यावरती इसका वंदे मातरम का विरोध भी करते नजर आए। कांग्रेस के कुछ लोग हैं, एमआईएम के कुछ लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, लगातार वंदे मातरम कहते कहते लोग कितने हमारे फांसी पे चढ़ गए। हमारे बलिदान दिया हमारे स्वतंत्र वीरों ने। अभी ऐसे ही स्वतंत्र नहीं मिला है, इसलिए इसके लिए ये वंदे मातरम कहते कहते फांसी पे चढ़ गए हमारे स्वतंत्र वीर। और इसलिए ये हमारे देश के लिए ये एक देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति का एक
और सभी लोगों को प्रेरणा और ऊर्जा देने वाली बात है। तो इसलिए किसी ने इसका विरोध नहीं करना चाहिए, सभी ने ये कहना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज को गलत बताया है। राहुल गांधी के बयान पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से पलटवार किया गया है। जेएमएम प्रवक्ता ने राहुल गांधी के बयान पर कहा है कि उन्होंने कोई विरोध दर्ज नहीं कराया है। उन्होंने कहा है कि बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो वो हम भी लोग भी यही कर रहे हैं, हमारे नेता भी कहते हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर ही वहां बल प्रयोग नहीं किया गया। इसमें कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। एक वीडियो में पत्थर चलाया जा रहा है, पुलिसकर्मियों को मारा जा रहा है। प्रवक्ता ने आगे कहा है कि हमारा भी मानना है कि छात्रों के आंदोलन में कोई बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने संसद में मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के सशर्त प्रस्ताव की और परीक्षा विवाद तथा राम मंदिर चंदे में अनियमितताओं को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया है, जिन पर संयुक्त बहस की जरूरत है। अमित शाह के इस बयान पर कि अगर विपक्ष बिना किसी रुकावट के सदन की कार्रवाई चलने दे तो वो सदन को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार जवाबदेही से बचने के लिए जानबूझकर समय बर्बाद कर रही है। जो बात आज कही जा रही वो एक हफ्ते पहले क्यों नहीं कही गई थी, क्योंकि वो चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या यूं कहें कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो इनके संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग और भारतीय जनता पार्टी शिक्षा परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं। दोनों का सूत्र एक जगह है, दोनों एक जगह से ही संचालित होते हैं। तो इसलिए दोनों मुद्दों पर बहस होनी चाहिए और समय गुजारना, ये बात जो आज कही जा रही है एक हफ्ते पहले भी कही जा सकती थी। एक हफ्ते पहले क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। चर्चा के साथ साथ प्रभु राम जी का भी नाम नहीं लेना चाहते हैं। जब चंदे की बात आएगी तो सदन में हम सब प्रभु श्री राम जी का नाम लेंगे, उसका भी नाम नहीं लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो लोग लाठी मारे हैं छात्र नौजवानों को, याद रहे भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। और फिर इनके लिए धर्म, धन ही धर्म है सबसे बड़ी चीज। आकाश आनंद झारखंड के मसले पे मैंने पिछली बार भी कहा, आपसे फिर कहता हूँ कि बातचीत ही रास्ता है और लगातार बातचीत करते रहना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी और सरकार ने बातचीत के लिए छात्रों से बात करने का कहा भी है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देश के जेनजीज यानी युवाओं से सत्ता और विपक्ष के कथित षड्यंत्र से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा है कि युवा अपनी समस्याओं के समाधान के लिए राजनीतिक परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करता और विपक्ष उनकी आड़ में स्वार्थ की राजनीति कर नाजायज फायदा उठा सकते हैं। मायावती ने कहा है कि छात्रों और युवाओं में इस समय जबरदस्त रोष है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार के दौरान छात्रों और नौजवानों को निराश नहीं होने दिया गया था। बीजेपी प्रमुख ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी पार्टी इन दोनों दलों की तरह जातिवादी और पूंजीवादी मानसिकता के आधार पर सरकार नहीं चलाती। साथ ही मायावती ने कहा है कि जैसा कि सभी जानते हैं, कुछ समय से सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी बीजेपी, कांग्रेस और उनके सहयोगी किसी न किसी मुद्दे पर संसद में हंगामा, जनता का ध्यान जनहित के मुद्दों से हटाने का काम चल रहा है। अर्थात बीजेपी और कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग किसी न किसी मुद्दे की आड़ में देश व जनहित के ज्वलंत मुद्दों पर से जनता का ध्यान बांटने व भटकाने के लिए संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। यह या तो इनकी केंद्र व राज्यों की सरकारों की कमियों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए इनकी अंदरूनी मिली भगत है, या फिर इसकी आड़ में इनकी सत्ता हथियाने की भी साजिश लगती है। और ये सब देश की जनता को सीधे तौर पर काफी कुछ नजर आ रहा है। और
और अब तो देश के छात्र व नौजवान यानी कि जैन जी आदि भी अपनी अनेकों समस्याओं को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी व चिंतित भी है, जिनको दूर कराने के लिए बीएसपी भी अपनी कार्यशैली के तहत चलकर हमेशा इनके साथ खड़ी रही है और अभी भी खड़ी है, क्योंकि इनका ये आंदोलन देश के समस्त छात्रों व नौजवान पीढ़ी एवं उनके परिवार वालों की भी गंभीर समस्याओं से जुड़ा हुआ है, जिसके निदान को लेकर बीएसपी लगातार मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव में शानदार सफलता के बाद मध्य प्रदेश की राजनीतिक रणनीति को नए सिरे से तैयार करने में जुट गई है। इसी सिलसिले में आज भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पीएसी की पहली बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और विधानसभा में नेता उमंग सिंह समेत पार्टी के 25 वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया है। पीएसी के मेंबर नुकुल नाथ भी पहली बार इस कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक का मुख्य एजेंडा संगठन निर्माण अभियान के जरिए जमीनी स्तर पर कांग्रेस संगठन को मजबूत करना होगा। साथ ही चर्चा पार्टी संगठन को सक्रिय करने, पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बेहतर बनाने और भविष्य के लिए पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों को और तेज करने पर केंद्रित होगी। राजस्थान में आज सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सदर थाना क्षेत्र में 17 स्कूली बच्चों को लेकर जा रही चलती बस में अचानक आग लग गई। बस के इंजन वाले हिस्से से धुआं उठता देख ड्राइवर ने सड़क किनारे रोका और बिना देर के सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बच्चों के बाहर निकलने के कुछ ही मिनट बाद आग चपेट में ले लिया और गाड़ी पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। सदर पुलिस स्टेशन के एसआई ने बताया कि ड्राइवर ने अचानक गाड़ी से धुआं निकलते देख उसने तुरंत बस रोकी और बच्चों को बाहर निकाला। उन्होंने फायर डिपार्टमेंट और बस मालिक से संपर्क किया, लेकिन तब तक आग और तेज हो गई थी। ये सदर हल्के में दहुआ गांव के पास का मामला है। एसएम पब्लिक स्कूल की बस है जो बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। इसको बस चालक द्वारका राम है। अचानक बस ड्राइवर को धुआं उठने लगी इंजन से, तो उसने बस को रोककर बच्चों को सबको नीचे उतारा और बच्चों को सबको नीचे उतारने के बाद बस में आग लगी कि आसपास कोई बुझाने की कोई नहीं था। इसने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, मालिक को फ़ोन किया, तब तक आग ज़्यादा बढ़ ली और बस पूरी जल गई। कितने बच्चे थे? क्या सब सुरक्षित? 17 बच्चे थे, स्कूल बच्चे थे और सब सुरक्षित सबके सब क्या मानते हो पूरी बस जल खाक हो गई? ये शॉर्ट सर्किट है बस में कोई इलेक्ट्रिक। हाँ, भगवान की कृपा है कि किसी जनहानि नहीं और ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाई बस को रोक करके और धुआं उठते ही फटाफट बच्चों को सबको बाहर निकाला, कोशिश की उसने और आसपास कोई पानी की ऐसी कोई सुविधा नहीं होने से फिर उसने बस से बच्चों को अलग कर दिया। मौके पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंच चुकी है। हाँ, मौके पर फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस सब पहुंच गई, पुलिस भी पहुंच गई। कोई जनहानि नहीं है, बस को हमने साइड में करा दिया है, जो भी विधिक कार्रवाई जो होगी। कोलंबिया में भूकंप से धरती ऐसे हिली कि देखते ही देखते गगनचुंबी इमारतें हो गईं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। चीख पुकार के बीच 132 सांसें थम गईं। 500 ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि मृतकों और घायल वाले लोगों की संख्या और भी बढ़ सकती है। मीडिया पर शेयर किए गए वीडियोस इस विनाशकारी भूकंप से हुई तबाही के मंजर को बयान कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के कारण कम से कम 132 लोगों की मौत हुई और तकरीबन 570 लोग घायल हुए हैं। करीब 1500 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। भूकंप का असर पूरे कोलंबिया में महसूस हुआ है। चीन के मध्य क्षेत्र में स्थित हुबोई में भीषण समुद्री तूफान डॉल्फिन का असर गहराता जा रहा है। आज तूफान के अंदरूनी इलाकों में पहुंचने के साथ ही प्रशासन ने कई टूरिस्ट स्पॉट बंद कर दिया और निर्माण कार्यों को रोक दिया है। मौसम विशेषज्ञों ने उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी इलाके में बहुत भारी बारिश होने की आशंका जताई है। इस साल चीन में आने वाला सबसे शक्तिशाली तूफान है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जब तूफान की हवाएं हुबोई के पश्चिमी पहाड़ों से टकराएंगी तो बारिश का असर कई गुना बढ़ेगा। पड़ोसी हेनान प्रांत में बाढ़ की आशंका के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही जापान मौसम विज्ञान ने चेतावनी दी है कि चानहोम आज देश के मुख्य भूभाग की ओर बढ़ सकता है, जिससे वहां भूस्खलन और तेज हवाओं का खतरा बन गया है।
हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।